फ्रेंड्स, हाजिर हूँ अपनी एकदम फ्रेश क्लास लेकर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ थिंग ऑफ ब्यूटी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं वो शाम को 4 बजे ही आया करेंगे। जो अभी तक सुबह 7 बजे आते थे, अब वो शाम को 4 बजे पब्लिश मेरे वीडियो हुआ करेंगे। तो 4 बजे आइए और वीडियो को देखिए और रोज़ एक नया टॉपिक सीखिए। थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कल ही दिया है, जिसको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रखा है। उम्मीद है वो वीडियो लेक्चर आपने देख लिया होगा और थिंग ऑफ ब्यूटी के पूरे एक्सप्लेनेशन को आपने समझ लिया होगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये पोएम जो है जॉन कीट्स ने लिखी है। जॉन कीट्स जो एक बहुत ही बढ़िया रोमांटिक पोएट थे, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। इनकी लिखी पोएम में इतने अच्छे से आपको कोई भी चीज़ देखने को मिल जाती। जैसे ये रोमांटिक पोएट लिखते थे, तो रोमांटिक पोएम में आपको इतनी अच्छी, इतनी बारीकी से हर चीज़ आपको समझाई जाती थी कि आपको पोएम पढ़ने में रीडर को बहुत मज़ा आता था। और आप लोग जिन्होंने इस पोएम को पढ़ रखा होगा, जिनको कल ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रखा है, जिन्होंने वो वीडियो देख रखा है, उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऐसे पोएट की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी जो राइमिंग स्कीम थी बहुत ही बेहतरीन थी। और थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि एक बहुत अच्छी पोएम है, इसमें जो पोएट ने बहुत ही बढ़िया से नेचर के बारे में बताया है कि जो हम लोगों को जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो नेचर से ही मिलती हैं और हमें नेचर को हमेशा प्रोटेक्ट रखना चाहिए। और नेचर में जितनी भी वस्तुएं अवेलेबल हैं वो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। और थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि इस पोएम का टाइटल है, बहुत ही सटीक टाइटल है, क्योंकि इसमें सारी ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बताया गया जिनको देखने के बाद हम अपनी परेशानी, अपने कष्ट को भूल जाते हैं। आगे इसका सेंट्रल आइडिया शुरू करने से पहले जान लीजिए कि ये है आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से जानने को मिलती है। तो आज मैं इसका सेंट्रल आइडिया शुरू करने वाले को, सेंट्रल आइडिया शुरू करने से पहले एक छोटी सी समरी दे देना चाहता हूँ उन व्यूवर्स के लिए जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि इस पोएम में जॉन कीट ने जो ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बताया, उनके बारे में ये बताया कि हम कितने भी कष्ट में हो, कितनी भी परेशानी में हो, अगर कोई आंखों को अच्छी लगने वाली चीज़, मन को अच्छी लगने वाली चीज़ आंखों के सामने आ जाती है, तो वहाँ पर हम लोग उस चीज़ को देखकर अपने सारे दुख, सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि यदि आपके सामने ऐसी कोई चीज़ आ गई हो जिसको देखने के बाद आपको सुख पहुँचता हो, खुशी मिलती हो, तो उस समय आप चाहे जितने कष्ट में रहे हों, चाहे जितनी परेशानी में रहे हों, आप कुछ देर के लिए अपने सारे कष्ट, अपनी सारी परेशानी को भूल जाएंगे। तो इसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमेशा हम लोगों को प्रसन्नता देती हैं और कभी ये नहीं ख़त्म होती हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर द्वारा दी जाती हैं और नेचर जो है इटर्नल है, नेचर जो है इमोर्टल है। और इसमें बताया गया है कि नेचर द्वारा दी गई जो सुंदर वस्तुएं हैं उनमें से हम लोगों के पास सूर्य देखने को मिलता है, चंद्रमा देखने को मिलता है, झरने देखने को मिलते हैं, पानी की स्वच्छ लहरें देखने को मिलती हैं, डेफोडिल्स, फूल जो प्रकृति के फूल हैं। डेफोडिल्स कहने का मतलब एक फूल नहीं, प्रकृति में जो उपलब्ध सारे फूल हैं, उन फूलों को देखने के बाद हम लोगों को जो है आंखों को शांति मिलती है। जो घने बोर होते हैं, मतलब घने वृक्षों की जो सघन छाया होती, झुरमुट होते हैं वृक्षों की, उन वृक्षों के झुरमुट को देखने के बाद हम लोगों को सुख और शांति मिलती है। तो ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स इसके लिए इस पोएम में बताई गई है। तो ये तो समरी थी, लेकिन अगर इस पोएम को डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, देख जरूर लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपके इस सेंट्रल आइडिया को, इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया का, दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। ये सेंट्रल आइडिया की शुरुआती लाइन होती है, क्योंकि इसमें शुरू में ही बता देना रहता है कि आपको सेंट्रल आइडिया में कौन सी पोएम लिख रहे हैं और इसके पोएट कौन है, इसके राइटर कौन है। तो पहली लाइन में इसे बता दी गई, द फॉलोइंग पोएम इज एक्सपर्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडेवन पोएटिक रोमांस। अब ये एक बड़ी पोएम है जो थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये एक वास्तव इसका ये नाम नहीं है, इसका जो वास्तविक नाम है एंडेमियन ऑफ पोएटिक रोमांस। इस पोएम से, ये एक लॉन्ग पोएम से उससे एक्सट्रैक्ट की गई है, उसका छोटा सा पार्ट लिया गया है। इस पोएम को पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये पोएम जो ये एंडेमियन द पोएटिक रोमांस है, ये कितनी सुंदर पोएम होगी। इसका छोटा सा ही पार्ट मैंने कल पढ़ाया है, लेकिन ये पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है।
आप जाके उसे देखकर समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छी पोएम है। अब चलते हैं इसकी जो सेंट्रल आइडिया, मेन सेंट्रल आइडिया, उसको देखना शुरू करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट मोस्टली डिस्क्राइब अबाउट अ ब्यूटीफुल थिंग्स। वह देखिए कुछ न्यू व्यूवर्स होंगे, उनको एक कन्फ्यूजन होगी कि सर ने 2-3 रंग की पेन से क्यों लिख रखा है। तो पेन इसलिए यूज़ किया मैंने कि ये सारे कीवर्ड्स हैं। पुराने व्यूवर्स तो जानते हैं कि कीवर्ड्स मैं देता हूँ हर सेंट्रल आइडिया में, कि कीवर्ड के माध्यम से सेंट्रल आइडिया लिखना आसान हो जाता है। लेकिन नए व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए और सेंट्रल आइडिया लिखना आपके लिए एकदम चुटकी बजाने जैसा हो जाएगा। तो कीवर्ड्स के माध्यम से आप सेंट्रल आइडिया तैयार कीजिए। तो इसमें इन दिस पोएम द पोएट मोस्टली डिस्क्राइब अबाउट ब्यूटीफुल थिंग, मतलब इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने बहुत अधिक जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है। और ये बताया और इज अ सोर्स ऑफ जॉय, मतलब ये बताया है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है सोर्स ऑफ जॉय, मतलब प्रसन्नता का स्रोत होती हैं। एंड व्हाट अ प्लीजर डस ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस। और इमेजिन कीजिए कि कोई ब्यूटीफुल थिंग्स है हमको कितना आनंद देती, कितना प्लीजर देती हैं। एंड ऑल्सो अबाउट नेचुरल थिंग्स, और ये क्या होती हैं, ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स नेचुरल थिंग्स होती, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं जो हमें आनंद देती है, जो हमें अच्छी लगती हैं। क्लियर। आगे एक और स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार द थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर। मतलब जो ब्यूटीफुल वस्तु, मतलब जो सुंदर वस्तुएं होती है वो हमेशा प्रसन्नता देती है, हमेशा खुशी प्रदान करती है। बिकॉज ब्यूटी नेवर डाइज, क्योंकि जो सुंदरता है वो कभी अंत नहीं होती, सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। विच इज इटर्नल, जो कि अमर है। सुंदरता इसलिए नहीं खत्म होती कि सुंदरता जो है अमर है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग्स यही चीज़ बताई गई कि नेचुरल थिंग्स है, और नेचुरल चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं तो उनको देखकर हमें आनंद हमेशा मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम आर। अब इस पोएम में जो ब्यूटीफुल थिंग्स मेंशन की गई वो कौन कौन सी हैं? द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, बड़े पेड़, छोटे पेड़, बड़े बड़े पेड़ और छोटे छोटे पेड़, सभी प्रकार के पेड़ जो देखने में झुरमुट की तरह बन जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल शीप्स, जो साधारण सी भेड़ें घूमती रहती हैं, उन भेड़ों को देख कर डैफोडिल्स, इसके बारे में बताएगा। क्लियर रिल्स, मतलब स्वच्छ पानी का झरना, रिल्स का मतलब होता है झरना। एंड मस्क रोजेस एंड ऑल्सो फॉरेस्ट, और मस्क रोज मतलब मस्क का मतलब होता है कस्तूरी फूल, कस्तूरी गुलाब होता है। उस कस्तूरी गुलाब को देखकर भी हम लोगों को बहुत ही प्लेजर मिलता है, बहुत ही आनंद मिलता है। और ऑल्सो फॉरेस्ट, और जंगल भी, मतलब अगर किसी जंगल के बीच में हो, हरा भरा जंगल है, घना मतलब हरा भरा सा जंगल है, उस हरे भरे जंगल में आप इमेजिन कीजिए कि अगर पहुंच गए तो कितना आनंद मिलता है, कितनी शांति मिलती है उस हरे भरे जंगल को देख के। तो जंगल भी यहाँ ब्यूटीफुल थिंग्स में काउंट किया, ETC। और इसके अतिरिक्त और भी ब्यूटीफुल थिंग्स इसमें डिस्क्राइब की गई। पूरी ब्यूटीफुल थिंग्स को इसमें लिखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया बहुत बड़ा हो जाएगा। बस ETC लिख के यहाँ पे क्लियर कर दिया। फॉर द पोएट, कवि के अनुसार क्या होता है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज नेचुरल ब्यूटी मीन अर्थ, मतलब जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, सुंदर वस्तुएं होती हैं, इज नेचुरल ब्यूटी, जो प्राकृतिक सुंदरता होती है। और प्राकृतिक सुंदर मीन अर्थ, मतलब धरती पर उपलब्ध जो सारी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध जितनी भी सुंदर वस्तुएं होती हैं, वही सारी सुंदर वस्तुएं ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं। इसमें कवि ने ये भी बताया है कि संसार में बहुत सारी बुराइयां फैली हैं, बहुत सारी दुखी कर देने वाली बातें हैं, लेकिन उन सारी दुखी कर देने वाली बातों, उन सारी बुराइयों के बीच में जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमें हमेशा सुंदरता, हमेशा प्रसन्नता, हमेशा जॉय प्रदान करती हैं। क्लियर। पोएट से कवि कहते हैं देयर इज ओनली ब्यूटी ऑफ अर्थ बाइंड्स द ह्यूमन बींग्स, कि कवि कहते हैं जो धरती की सुंदरता है, धरती पे जो उपलब्ध सुंदरता है, ब्यूटीफुल थिंग्स है धरती पर, बाइंड्स द ह्यूमन बीइंग, कि मनुष्य को वो बांध के रखती हैं। इन स्पाइट ऑफ सफरिंग्स, परेशानियों के बावजूद वो मनुष्य को बांध के रखती हैं। कैसे बांध के रखती हैं? कि एक दूसरे के देख कर तो लोग दुखी हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपसे दुखी रहने वाले व्यक्ति को पसंद है, या आप जिससे दुखी रहते हैं उसको भी पसंद है। तो दोनों जब उस चीज़ को देखेंगे तो दोनों एक कुछ देर के लिए अपने दुख को, अपनी परेशानी को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है धरती पर उपलब्ध, वो सारी ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं वो मनुष्य को एक साथ बांध के रखने का काम करती हैं। क्लियर। इन शॉर्ट द पोएट सेज, और संक्षेप में कह लीजिए, कवि कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती है। एक कोटेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ, मतलब सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि सत्यम शिवम सुंदरम,
तो यहाँ पे जो बताया गया, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। मतलब जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमेशा सत्य होती हैं और सत्य ही हमेशा ब्यूटीफुल थिंग्स होता है। क्लियर? नेचुरल ब्यूटी इज एन इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द एज ऑफ हेवन। और जो नेचुरल ब्यूटी होती है, जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, इमोर्टल ड्रिंक होती है, मतलब एक अमृत होती है, एक अमृत के समान होती है। पॉरिंग मतलब उड़ेला जाता है हमारे ऊपर से, वो ऐसा अमृत है जो हम लोगों के ऊपर उड़ेला जाता है। अनटू अस, हम लोगों के ऊपर उड़ेला जाता है, फ्रॉम द एज ऑफ हेवन, मतलब स्वर्ग के किनारे से। जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी जो सुंदरता रूपी अमृत जो है हम लोगों पर निरंतर प्रकृति हमारे ऊपर उड़ेलती रहती है और हम उसका पान करते हैं और अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। क्लियर? इसी के साथ सेंट्रल आइडिया यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन जैसा कि मेरे पुराने व्यूअर जानते हैं कि सेंट्रल आइडिया ख़त्म होने से सेंट्रल आइडिया ख़त्म नहीं होता। आइडिया तभी आपको पूरे नंबर देगा जब उसके साथ उस मैसेज का, उस पोएम का मैसेज भी आप लिखते हैं और साथ ही साथ पोएटिक ग्रेस भी लिखते हैं। तो सेंट्रल आइडिया ख़त्म होने के साथ साथ अब इसके बाद नंबर आता है जो मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम का मैसेज क्या है ये देख लीजिए। तो पोएम का मैसेज है, बाय दिस पोएम द पोएट वांट टू से, मतलब इस कविता के माध्यम से कवि ये हमसे कहना चाहता है दैट अ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑलवेज ब्यूटीफुल टू अस, कि एक सुंदर सी चीज़ जो होती है हमेशा हमारे लिए सुंदर ही होती है। एंड दिस टाइप ऑफ ब्यूटी ओनली प्रोवाइड बाय नेचर, और इस प्रकार की सुंदरता केवल हमको प्रकृति ही दे सकती है, नेचर ही दे सकती है। एंड सो एवरीवन मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचर, इसलिए हम में से प्रत्येक को अपने प्रकृति की सुंदरता, अपने प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें सुंदर सुंदर चीज़ें देती रहती हैं और हमेशा उससे हम आनंदित होते रहते हैं। तो ये था इस पोएम का मैसेज, कि पोएम के मैसेज में कवि हमेशा कहना चाहता है कि प्रकृति की सुरक्षा कीजिए, अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा कीजिए, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि यही पेड़ पौधे जो है ये हमें हमेशा आनंद की अनुभूति कराते रहते हैं। तो ये था पोएम का मैसेज। अब पोएम के मैसेज के बाद आती है पोएटिक ग्रेस की बात। क्योंकि ये जॉन कीट्स की पोएम है, जॉन कीट्स की पोएम में भर भर के पोएटिक ग्रेस होते हैं, खूब ढेर सारे पोएटिक ग्रेस होते हैं, इसलिए इस पोएम का भी पोएटिक ग्रेस थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन मैंने एक एक पोएटिक ग्रेस को आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। पोएटिक ग्रेस अगर आप लिख देते हैं, अगर आपने एक दो पॉइंट भी उस पोएटिक ग्रेस के लिख दिए, तो ये यकीन मानिए मेरा कि आपको ये सेंट्रल आइडिया एकदम 100% नंबर दे के जाएगा। तो पोएटिक ग्रेस आप लिख लीजिए और लिखने के साथ साथ एक दो पॉइंट या हो सके तो सारे पॉइंट अपने माइंड में रखिए, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट बताए हैं। पोएटिक ग्रेस बड़ा सा है और ये जो जॉन कीट्स की पोएम होती है, जॉन कीट्स की हर पोएम में खूब ढेर सारे पोएटिक ग्रेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पोएटिक ग्रेस क्या है। देखिए पोएटिक ग्रेस में कुल 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के अंतर्गत इसमें पोएटिक ग्रेस बताया गया है कि द पोएट मोस्टली डिस्क्राइब अबाउट द नेचुरल ब्यूटी। अब इस पोएम में एक पोएटिक ग्रेस ये भी निकलता है कि पोएट ने इसमें नेचुरल ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। पूरी पोएम में उन्होंने प्रकृति की ही सुंदरता का वर्णन किया है। तो इस पूरी पोएम को आप लोग इस तरीके से भी जान सकते हैं कि इसमें आपको नेचर के बारे में बताया गया है। क्लियर? एक पहला पोएटिक ग्रेस हो गया। पोएट प्रेजेंट ए वेरी ब्यूटीफुल राइमिंग स्कीम ऑफ द होल पोएम। अब इसमें मैंने कल आपको बताया था कि पोएट ने क्या किया है, पोएट ने एक राइमिंग, बहुत बेहतरीन राइमिंग स्कीम इसमें दे रखी है कि इसमें पोएट ने लाइन ख़त्म करने के लिए नहीं सोचा है। जैसे देखिए कि इसमें देखिए राइमिंग स्कीम, देखिए फॉर एवर, नेवर। अब इसमें लाइन जो है यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन पोएट ने क्या किया, राइमिंग स्कीम के कारण इस पोएम को यहीं पे ख़त्म कर दिया। इसने अपने पूरी पोएम में यही चीज़ यहाँ पे जॉन कीट्स ने की है कि देखिए कीप द पासेस इनटू नथिंगनेस बट विल कीप, कीप पे ही यहाँ ख़त्म कर दी गई लाइन, लेकिन ये लाइन जो है पूरी तरह सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हुआ। और बॉवर क्वाइट फॉर अस, यहाँ पे लाइन ख़त्म की गई, सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हुआ, लेकिन इन्होंने जो राइमिंग स्कीम के कारण वहीं पे ख़त्म की अपनी लाइन को, अपनी जो पोएम की लाइन वहीं ख़त्म की है जहाँ पे वो लाइन दूसरे लाइन के साथ एक राइम कर सके। देखिए क्या लिखा है, बट विल कीप के साथ एंड विल एंड अ स्लीप। ये क्या कि देखिए कीप और स्लीप एक राइमिंग बन रहा है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेदिंग। यहाँ पे देखिए कि ब्रीदिंग रेदिंग राइम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे और उसके बाद देखिए अ फ्लावरी बैंड बाइंड टू अस टू द अर्थ इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ इनह्यूमन डेथ। अब यहाँ देखिए अर्थ और डेथ, जबकि डेथ इसके साथ ऐड हुआ है, डेथ ऑफ नोबल नेचर्स। डेथ का मतलब कमी होता है, कमी जो अच्छे लोगों की कमी है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि अर्थ के साथ डेथ का अगर राइम करने के लिए उन्होंने वहीं पे लाइन ख़त्म कर दी। तो इसमें जो पोएट ने बहुत ही अच्छे तरीके से राइमिंग स्कीम को कवर किया है।
अगली पॉइंट के अनुसार दिस इज एन इमेजिनरी पोएम, इसमें कल्पना पे पूरी पोएम आधारित है। मतलब पूरी पोएम में आपको पढ़ के लगेगा, एक कल्पना करनी पड़ेगी कि इमेजिन करना पड़ेगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। प्रकृति में हर चीज़ें आपने देख रखी होंगी, लेकिन इस पोएम में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं कि आप हर एक चीज़ को एक कल्पना, एक इमेजिनेशन करने लगेंगे। तो पूरी पोएम इमेजिनरी पर आधारित है। वी फाउंड इंजैबमेंट पोएटिक स्कीम इन द होल पोएम। अब इंजैबमेंट क्या है? इंजैबमेंट ये है कि जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि राइम करने के लिए उन्होंने सेंटेंस को ख़त्म नहीं किया, बस जहाँ से राइम हो रहा था वहीं से पोएम को ख़त्म कर दिया। लेकिन जहाँ से राइम हो रहा था उसके बाद बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के ही उस लाइन को ख़त्म किया गया है। तो इंजैबमेंट हमें वही देखने को मिलता है कि कहीं पर पोएम में अगर लाइन ख़त्म की जा रही है लेकिन वो सेंटेंस नहीं ख़त्म हो रहा है और बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के लाइन ख़त्म करके बाकी के शेष सेंटेंस को नेक्स्ट लाइन से शुरू किया जा रहा है, तो ऐसी जो स्कीम कही जाती है इसको इंजैबमेंट पोएटिक स्कीम कही जाती है। और यहाँ पे इस पूरी पोएम में हम लोगों को इंजैबमेंट पोएटिक स्कीम देखने को मिलती है कि जो पोएट ने लाइन ख़त्म की लेकिन सेंटेंस नहीं ख़त्म किया। लाइन क्यों ख़त्म की? क्योंकि उन्हें अपनी राइमिंग स्कीम सेट करनी थी। तो राइमिंग स्कीम को सेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इंजैबमेंट पोएटिक स्कीम का भी यूज किया है। सेंटेंस को खत्म करने से पहले बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के उन्होंने वहीं पर लाइन खत्म कर दी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ इंजैबमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। अगले पोएटिक ग्रेस के अनुसार वी फाउंड 3 फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम। इस पूरी पोएम में हम लोग को मुख्यतः 3 फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलती होती है। तो कहे तो कई सारी फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन मुख्यतः 3 फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलती है। उन तीनों के नाम मैंने उसके एक एक एग्जाम्पल के साथ लिख रखे हैं। जैसे पहले हमें मेटाफर देखने को मिलती है। बोर कोइट में हम लोगों को बोर कोइट जो है इसमें हमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलती है। मेटाफर मतलब रूपक अलंकार, एक को दूसरे का रूप दे दिया जाए तो वहाँ पे हमें मेटाफर देखने को मिलता है। तो बोर कोइट, ये लाइन आप पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर आपको दिखेगा बोर कोइट जो वर्ड है ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के लिए यूज किया गया। फिर हमें एलिट्रेशन देखने को मिलता है। एलिट्रेशन क्या है? वो ऐसे 2 या 2 से अधिक शब्द जिसके प्रथम वर्ड एक ही जैसे आए हों, वहाँ पे हमें एलिट्रेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट लेटर जो वर्ड के होते हैं उस वो लेटर एक जैसे होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे वी रेदिंग, इसमें कई सारी जगहों पे आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल मैंने खाली आपके लिए लिखा है कि वी रेदिंग इस टाइप के अगर कहीं पे आपको इसमें पोएटिक स्कीम में जो पूरी पोएम में दिखाई दे तो वहाँ समझ लीजिए कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिली है। और कई सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में 2 अपोजिट वर्ड एक ही लाइन में एक साथ यूज किए जाते हैं। जैसे ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, ओल्ड और यंग ये 2 अपोजिट वर्ड है और एक ही लाइन में एक जगह पे यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको एंटीथेसिस देखने को मिलता है। और फिर एनाफोर में एनाफोर भी हमें देखने को मिलता है। एनाफोर के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी क्योंकि एनाफोर हमेशा 2 लाइनों के बीच में देखने को मिलता है। 2 लाइनें एक ही शब्द से स्टार्ट की जाए, अगर 2 लाइनें पोएम की एक ही शब्द से स्टार्ट की जाए तो एनाफोर उसमें देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी और ओवर डार्क एंड वेज। अब यहाँ देखिए कि आपको एक मेटाफर भी देखने को मिलता है, डार्क एंड वेज मतलब अंधेरे से भरे हुए रास्ते। इसमें हम लोगों को हमारी जो काली पड़ी हुई आत्मा है, पाप के कारण जो हम लोगों की आत्मा है, जो पाप करने के कारण हमारे लोगों की शाउल है जो काली पड़ चुकी है, और उसमें हम लोग जो उस आत्मा के कारण अपना गलत तरीके से कोई कार्य पूरा करने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं, वही डार्क एंड वेज है। तो वो यहाँ पे डार्क एंड वेज के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पे मेटाफर देखने को मिलता है। और ग्लूमी डेज, यहाँ हमें पर्सनिफिकेशन देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि पर्सनिफिकेशन ये होता है कि हम लोगों की जो एक निर्जीव चीज होती, एक भावना होती, उसको एक सजीव का रूप दे दिया जाए। तो ग्लूमी जो होता है, दुख से परिपूर्ण कौन होता है? सजीव होते हैं, मनुष्य होते हैं। और यहाँ डेज को ग्लूमी डेज बताया गया है, यानी कि दिन जो है दुख से भरे हुए दिन है। तो यहाँ पे देखिए आपको पर्सनिफिकेशन देखने को मिलता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये पोएटिक ग्रेस आपकी समझ में आ गई होंगी, और कोशिश करना कि ये आप पूरी पोएटिक ग्रेस आप तैयार करके जाना। अगर नहीं है तो आपको 1-2 पोएटिक ग्रेस तो जरूर ही तैयार होनी चाहिए, क्योंकि पोएटिक ग्रेस लिखने से आपके जो सेंट्रल आइडिया का मिलने वाला नंबर है वो पूरे का पूरा मिलता है और आपका कोई भी नंबर काटा नहीं जाता है। तो जल्द ही आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात करता हूं। लेकिन अगर इससे पहले वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इंटरमीडिएट की इंग्लिश का पेपर है, जिसमें पोएम का जो ये 4 से 6 नंबर का पोएम का जो आपके पास पूरी पोएम है, इसको मैं आपको एक साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ। और जल्द ही इसके मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो क्लास लेके आने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होती है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।